तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं और फिर हम लोग एमसीक्यूज़ लेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, पहले ये समझिए। इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर अब से कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप टर्म 1 के क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ के आएंगे, नहीं बन पाएगा आपसे क्वेश्चन, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपके एग्जामिनेशंस बहुत ही करीब है। आफ्टर नवंबर 15 नवंबर के बाद कभी भी एग्जामिनेशन का डेट आ सकता है, या इवन अब कुछ ही दिन में 1-2 नवंबर को दीपावली से पहले डेट भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स का। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। बाबू, थ्योरी कॉन्सेप्ट जितना पढ़े वो ठीक है, अब एमसीक्यूज़ लगाने की बारी है। जब आप टर्म 1 के एमसीक्यूज़ को लगाएंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो उसी समय जो भी टीचर आपके एमसीक्यू को सॉल्व करेगा, कॉन्सेप्ट को बताएगा, तो जब क्वेश्चन वो शुरू करेगा बताने, तो उसी समय वो थ्योरी और कॉन्सेप्ट को ज़रूर बताएगा। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप एक ही साथ दोनों चीज़ सीख पाएंगे। थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी सीख पाएंगे क्वेश्चन के बनाने के साथ साथ, और एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी सीख पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पाए हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने में दें। एग्जामिनेशन आने से पहले आप कम से कम 10 सेट ऑफ एमसीक्यूज़, चाहे कहीं से भी मिल जाए, आप 10 सेट ऑफ एमसीक्यूज़ टर्म 1 के लिए जो बना हुआ है उसको आप बना के जाएं, ताकि आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस बना के आएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है आपके सामने कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं जो कि टर्म 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1 बाई 1। तो सबसे पहले आप, अब चलिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट लिखा हुआ है, मैट्रिसेस नहीं है ये, बल्कि ये डिटर्मिनांट है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनांट का क्या चाहिए तुम्हें, डिफरेंशिएशन चाहिए ए के रेस्पेक्ट में, और वो भी डिफरेंशिएशन का अगर ऑप्शन देखा जाए तो 1 + 3 भी है, -3 भी है, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ बी देना है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन पहले हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं कि पहले रो को डिफरेंशिएट करेंगे और इसको एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि डी ए क्या हो जाएगा, पहले रो को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, -1, ये सबका 0 0। ठीक है, और 1 -a, 1 को एज इट इज़, 1 1 -a को एज इट इज़, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, पहले रो को एज इट इज़ रहने देंगे, -a 1 1, और दूसरे रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो गया, फिर -a का -1 और ये 0 हो गया। फिर अगले स्टेप में इसको तो एज इट इज़ ही रखना है, अभी दूसरे रो को करेंगे, फिर प्लस। अब क्या करेंगे कि पहले रो को पहले रो को एज इट इज़, दूसरे रो को एज इट इज़, और तीसरे रो को डिफरेंशिएट। यानी कि कहानी क्या है, डिटर्मिनांट का डिफरेंशिएशन निकालते समय पहले रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को, तीसरे को एज इट इज़, फिर प्लस। पहले को एज इट इज़, तीसरे को एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस। पहले दूसरे को एज इट इज़, तीसरे का डिफरेंशिएशन, तो तीसरे का भी बाकी है। यानी कि आप यहाँ -a लिखोगे, 1 लिखोगे, 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 -a 1, और फिर ये 0 0 और ये -1। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसके अलॉन्ग इसको तोड़ते हैं। तो इसके अलॉन्ग तोड़ेंगे तो 2 एलिमेंट 0 है, तो डायरेक्ट अब इसी के अलॉन्ग टूटेगा, तो -1 और फिर -a का मल्टीप्लाई होगा तो a² -1, फिर इसका 0 हो जाएगा। तो बस इस डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन हो चुका है, ये हो जाएगा, क्योंकि अगला 0 के साथ इंटू होगा ना, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस। इसको तोड़ते हैं तो इसको हम लोग इसके अलॉन्ग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये -a होगा, फिर ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, a और -0, फिर -1 होगा, चलो इसी के अलॉन्ग करते हैं ना, फिर ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0, फिर ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर -1 प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस, ये भी कट गया, तो 0 का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर -1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, फिर इसका आते हैं प्लस, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके अलॉन्ग तोड़ते हैं, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना, चाहे ऐसे कर, देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस, तो यहाँ पे रहोगे तो प्लस में ही आओगे, और ये -1 है तो रहेगा -1, और ब्रैकेट में इसको ऐसे काटोगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -a का a में a का स्क्वायर, फिर -1 1 जा 1। ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो -a² -1, ये कहानी हो जाएगा -a², फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो गया, ये होगा मल्टीप्लाई तो +1 1 होगा, फिर लास्ट में होगा मल्टीप्लाई तो माइनस का a² और माइनस +1,
तो यानी कि आप देखोगे तो ये आएगा -3a² प्लस का 3, यानी कि आप कह सकते हो कि -3 कॉमन ले लिया जाए और ब्रैकेट में बन जाएगा हमारा a² - 1। ठीक है, अब जरा हम लोग b का डिटर्मिनेंट को पहले देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू तो a का a में मल्टीप्लाई होगा ना, डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करेंगे तो ये a² - 1 हो गया। अब अगर ये a² - 1 हो गया और -3 के साथ अटैच है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 3 इंटू, ये माइनस थोड़ी आएगा, ये तो a² - 1 आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि -3 इंटू बी के इक्वल है, -3 इंटू बी के इक्वल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अगला जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें लिखा है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ b + c bc, फिर a c + ac, फिर a b और a + b बराबर k इंटू a b c, देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को ऑपरेट कर देते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट को अगर ऑपरेट किया जाएगा तो आप देखेंगे, ज़रा सपोर्ट पे देखिएगा। अब चलिए हम लोग इस डिटर्मिनेंट को इसके अलावा अप्रोच है ना, तोड़ देते हैं। तो b + c और इंटू में इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो c का a में करो, फिर c का b में करना, तो ac हो जाएगा, फिर प्लस bc हो जाएगा, है ना। फिर a का करेंगे तो प्लस a² होगा और प्लस ab होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर माइनस लिखते हैं और b का c में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -bc हो गया, तो ये bc से bc कट भी जाएगा। फिर अब आ जाता है इसके ऊपर या इसके ऊपर, इसी के अलॉन्ग तोड़ दो, तो -b होगा और -b के बाद ये काटोगे और ये काटोगे, ये मिटेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो a का a में तो a² और ab, तो a² प्लस ab, फिर माइनस c का a में करेंगे तो -ac होगा, फिर आपका प्लस c, प्लस में क्या हो जाएगा c, इसके ब्रैकेट में क्या होगा, ये कटेगा और ये कटेगा। ठीक है, अब ये रह जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ab हो गया और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ac और -a²। ठीक है ना। अब करना क्या है, इस सबको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया जाए। b का ac में करेंगे तो क्या आएगा abc, फिर b का a² में करेंगे तो प्लस a²b, फिर b का ab में करेंगे तो प्लस फिर से abc या सॉरी ab² बचेगा, और फिर b का ये तो कट ही चुका है। ठीक है, अब c का करते हैं, तो c का करेंगे तो ac² हो जाएगा, ac², फिर a² होगा प्लस a²c, फिर c का आप ab में करोगे तो abc होगा प्लस में, तो प्लस abc। अब इसका इसमें करेंगे तो -a²b, फिर -ab², फिर माइनस प्लस abc। ठीक है, फिर इसका करेंगे तो cab का होगा तो abc लिख सकते हैं, प्लस में abc, फिर c का इसमें करेंगे तो -ac², और फिर c का a² में करेंगे तो -a²c, तो a²c से ये प्लस में a²c कट जाएगा। ठीक है, फिर ये -a²c से ये कट जाएगा, फिर ab² से ये ab² कट जाएगा, ये a²b से a²b कट जाएगा, तो ये abc बचा, ये abc बचा, ये abc बचा, ये abc बचा, यानी कि 4abc बचा। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 4abc आया तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि k का वैल्यू 4 था। तो जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि इफ़ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 10 0 0 10 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू। तो एक प्रॉपर्टी आप जानते हो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i होता है, और दूसरा चीज़ यही हो जाता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये भी होता है। ठीक है, तो आप यही से कंपेयर कर लो कि अगर आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई लिखते हो तो i तो तुम पहले ही लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ a को तो हम लिखेंगे ही, पहले i को लिख लेते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन मार्क ये है ना कि आप ऐसे कर लो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आपको दिया है ये 10 0 0 10, आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, 10 आराम से कॉमन ले सकते हो। जैसे ही 10 कॉमन लोगे तो ये 1 0 0 1 बनेगा, और जैसे ही ये 1 0 0 1 बना तो इसे आप i लिख सकते हो। तो अब कंपेयर करो, है ना, 10 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया सारे डिटर्मिनेंट में से, तो ये i बन गया, और ये 10 इंटू आई बन गया,
अब ये जो आई है मैच कर रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 10 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्या कह रहा है जरा देखा जाए। देखिए अब शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें इनवर्स पूछा है। तो इनवर्स अगर ए मैट्रिसेस का पूछ रहा है तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना होता है, इस ए मैट्रिसेस का सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो अगर हम इसका कोफैक्टर्स निकालें अगर, तो कोफैक्टर्स क्या होता है, इसको काटेंगे, यहाँ पे प्लस छुपा रहेगा, यहाँ माइनस है ना, फिर माइनस, ये फिर प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कट गया और ये कट गया, तो ये आया 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो -2 आएगा, इसको जब इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे तो ये कटेगा, तो माइनस के साथ रहेगा ये, और एक -7 यहाँ भी है तो +7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ का जब निकालेंगे तो कौन मिटेगा, ये खत्म, माइनस के साथ रहेगा, तो ये -2 अगेन है, ये तो कट गया ये दोनों, तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का आते हैं, यहाँ का निकालेंगे तो ये प्लस के साथ है, तो ये कटेगा 3 बचेगा। और इसका जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तब वो हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि फाइनली अगर आप देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा 5 7 2 3, 5 7 2 3, 5 7 2 3, 5 7 2 3, बिल्कुल। अब इसी एडजॉइंट ऑफ ए में अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ए इनवर्स। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, तो 5 के 15 और माइनस, ये आपका -7 था ना क्वेश्चन में, ठीक है, बिल्कुल। तो ये माइनस और फिर ये माइनस प्लस 7 गुना के 14, यानी तो ये तो 1 ही हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो आंसर क्वेश्चन है वही हो जाएगा 5273, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग, इसमें लिखा है कि यूज द मेथड यूजिंग मैट्रिसेस मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले मैट्रिसेस मेथड यूज करें, डायरेक्ट ऑप्शन डालेंगे और आंसर देखेंगे कि सही है कि नहीं। तो अगर सबसे पहले आसान सा ऑप्शन हमें सी दिखाई दे रहा है 1 1, तो अगर हम C 1 1 डालें तो 5 में से 7 घटेगा तो -2 आएगा, ठीक है, जबकि 2 आंसर दिया है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, 1 1 नहीं होगा। अब आ जाते हैं पहला ऑप्शन 11/24 और 1/24 डालते हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर। तो अगर 11/24 डालेंगे तो 11 × 25 55/24 पड़ेगा, और माइनस 7 1 = 7/24। तो अब यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 24, और अगर 55 में से 7 घटाएं तो 5 में से 5 घटाओगे तो 50 होगा, और 2 और घटा लो यानी कि 48 आएगा। 24 दूना 48, 2 सही आ रहा है, यानी कि 11/24 x बराबर तो है, यानी कि बी ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया। नहीं अभी नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ कि बी ऑप्शन हमें चेक करना होगा। नहीं, 1 मिनट, ए ऑप्शन तो सही कर रहा है, पहला इक्वेशन सही आ रहा है, दूसरा इक्वेशन में भी डाल के देखा जाए 11/24। तो दूसरा इक्वेशन में अगर तुम 11/24 डालोगे तो ये 7 में आपका 11 का गुना होगा, तो ये 77/24 होगा, और बीच में है आपका माइनस, बीच में आपका माइनस, और 5 एकम 5/24, तो एलसीएम तो यहाँ पे 24 आएगा। अब 77 में से 5 घटाओगे तो 72 बचेगा, तो 24 या 72 यानी कि 3, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एक्स बाई एक्स स्क्वायर जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स बराबर 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 मे बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एग्जैक्टली 0 पे। तो एफ ऑफ 0 पे डायरेक्ट तो ये 1 आ रहा है, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आना चाहिए, और लिमिटिंग वैल्यू जब एक्स टेंडिंग टू 0 डालते हैं, मतलब 0 से पहले और 0 के बाद, तो ये डेफिनेशन यूज़ होगा, क्योंकि टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0 पे, मतलब उसके लेफ्ट उसके राइट, तो पहला ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर, पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, साइन ए एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स आ ही गया और एक्स स्क्वायर आ ही गया,
अब लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि साइन टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0 1 होता है, लेकिन यहाँ दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे a से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ax एक सेम हो जाएगा। लेकिन उसमें गलती क्या होगी, कि आपने a स्क्वायर से एक्चुअली अगर यहाँ a से मल्टीप्लाई किए तो फाइनली स्क्वायर भी तो हुआ, तो a स्क्वायर से डिवाइड हो गया, तो यहाँ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना होगा और ये वैल्यूज़ को आपको 1 होना पड़ेगा। तो ये तो लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी a का वैल्यू तुम्हारा +-1 आया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, +-1। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इफ़ fx इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3, फिर fx इज इक्वल टू ax प्लस b व्हेन x लाइज बिटवीन 3 and 5 एंड fx इज इक्वल टू 7 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट fx इज कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप a और b का वैल्यू बताओ। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ हो सकता है, 3 पे एक वैल्यू चेंज हो रहा है, 3 के पहले ये हो रहा है, 3 के बाद ये हो रहा है। दूसरा चीज़ 5 पे, 5 के बाद ये हो रहा है और 5 के पहले ये हो रहा है, यानी कि आपको 2 जगह लिमिटिंग वैल्यू निकालने की जरूरत है। लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ एग्जैक्टली 3 पे, जैसे ये 3 डाले हैं ना, इस दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x टेंडिंग टू 3 का मतलब हुआ कि 3 के पहले और 3 के बाद, तो 3 के पहले तो ये नाम है, जबकि x का वैल्यू अगर हम देखें कि 3 बाद पे देखें तो ये नाम है। तो ये लिमिटिंग वैल्यू 2 जगह ब्रेक होगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट में और एक राइट हैंड लिमिट में। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x, और यहाँ पे होगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x, और ये तो एग्जैक्टली f ऑफ 3 है, तो एग्जैक्टली f ऑफ 3 तो 1 है डायरेक्ट, तो ये 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 माइनस पे हम ज़्यादा देखें तो 3 माइनस का मतलब हुआ कि x का वैल्यू 3 से कम जब रहे तब, तो fx का वैल्यू अगर 3 से कम रहेगा तो वो भी तो 1 ही है और ये बराबर होना चाहिए। f ऑफ 3 प्लस पे देखा जाए तो ये 3 प्लस जैसे ही लिखेंगे तो x का वैल्यू हमको 3 प्लस यानी कि 3 डालना होगा, तो ये 3a प्लस b हो गया। इसका मतलब यहाँ से तो फाइनली एक ही इक्वेशन आएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो अब इसको पकड़ के रख लो 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या पकड़ना होगा 5 पे, क्योंकि 5 के पहले ये इक्वेशन है और x का वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है तो ये है, यानी कि अब यहाँ पे बस तुमको क्या करना होगा 3 डालने की जगह पे लिमिट x टेंडिंग टू 5 डालना होगा, और ये f ऑफ 5 की भी बात होगी। तो अब यहाँ पे भी अब 5 पहले और 5 बाद पे अलग अलग डेफिनेशन है, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा 5 माइनस 5 प्लस और ये f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 तो ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब f ऑफ 5 माइनस पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 5 माइनस जब आप डालोगे तो ये 5 पड़ेगा ना, तो 5a प्लस b हो जाएगा, दिस इज 5a प्लस b। और 5 प्लस पे अगर बात किया जाए तो x ग्रेटर देन 5 प्लस पे यानी 7 डायरेक्ट, तो यहाँ से फाइनली एक इक्वेशन 5a प्लस 5a प्लस b इक्वल टू 7, तो यहाँ से 5a प्लस b इक्वल टू 7, तो डायरेक्ट आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ -2a आएगा, ये 0 हो जाएगा कट के, और यहाँ घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा, यानी a का वैल्यू हो गया माइनस से माइनस कट गया 2 3 6, यानी a का वैल्यू 3 आया। तो a का वैल्यू अगर 3 आया तो b चेक करना पड़ेगा, तो b कैसे चेक करें, यहाँ पे डाल के, तो a का वैल्यू जब 3 डालेंगे तो 3 3 या 9 हो जाएगा, और प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू आपका हो जाएगा -8, तो b का वैल्यू आपका -8 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको dy/dx पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया है कि x³ + y³ इज इक्वल टू 3axy, फाइंड dy/dx। क्या दिक्कत है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x³ का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x², y³ का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y², फिर y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3a बाहर रहेगा और x और इंटू y का डिफ्रेंशिएशन करना है तो u इंटू v लगेगा इसमें, तो u का डिफ्रेंशिएशन 1 और y एज इट इज़, फिर प्लस x एज इट इज़ और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। ठीक है, तो जितना भी dy/dx है उसको एक साथ कर लो, तो उसके लिए इस 3x² को RHS में भेजना होगा, और यहाँ 3ax dy/dx इधर आएगा, तो यहाँ पे 3y² के साथ dy/dx है, उधर से माइनस आएगा कितना 3ax, और dy/dx तो कॉमन रहेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा 3ay
और माइनस का ये 3x²। तो आई होप कि सारा 3 जब है ना वो कटेगा, तो इस 3 को काट ही दो, सारा 3 कट रहा है और ये भी 3 कट रहा है। तो यानी कि आपका dy/dx जो है वो आ जाएगा कितना, ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax, ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax, यानी कि ऑप्शन नंबर शायद डी होगा। हाँ, ay माइनस x² अपॉन y² माइनस x, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ a इंटू सेक क्यूब थीटा और y इक्वल टू a टेन क्यूब थीटा देन dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/3। तो यहाँ पे देखो dy/dx जो है ना वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है। तो तुम्हें क्या करना होगा, dy/d थीटा कर लो और dx को भी d थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में कर लिए, x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में कर लिए, तो ये थीटा थीटा कर सकते हैं, कट सकते हैं, तो dy/dx लौट आएगा। तो y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो a बाहर रहेगा और टेन क्यूब के लिए क्या होगा 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। फिर टेन थीटा का क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और फिर आ जाओ dx/d थीटा, तो ये a सेक क्यूब थीटा है, तो a बाहर और सेक क्यूब के लिए पहले क्यूब का होगा तो a इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर अंदर जाते हैं तो अंदर है हमारा कितना सेक, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक इंटू टेन, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब जो है जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से प्यार से, और ये टेन एक टेन कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ऊपर एक बचेगा टेन, उसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये नीचे बचेगा कॉस, तो ये 1/cos यानी कि कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा बटे 1, कॉस कॉस भी कट गया, यानी फाइनली बचा साइन थीटा। और थीटा का वैल्यू आपको दिया है π/3 यानी कि 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर।